नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। अमेरिकी बाजार में कल फिर दबाव दिखा। कारोबार के अंत में डाउ जोन्स लगभग 0.84% नीचे था और नैस्डैक करीब 1.90% गिरा हुआ था। वजह है अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन का असर, उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा साबित होना और साथ ही टेक्नोलॉजी शेयरों की भारी बिकवाली। इस शटडाउन की वजह से अमेरिका में 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और करीब 40 एयरपोर्ट प्रभावित हुए हैं। मतलब अमेरिका के भीतर अब ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स पर भी बड़ा असर दिखने लगा है। अब बात एक और बड़ी खबर की, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ट्रंप के टैरिफ केस पर। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ भी आया तब भी भारत के एक्सपोर्ट पर करीब 10% का खतरा बना रहेगा। ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि पाकिस्तान अवैध रूप से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है। भारत ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है और कहा कि पाकिस्तान की ऐसी गुप्त और अवैध गतिविधियां कोई नई बात नहीं है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के कुछ नेटवर्क भारत समेत कई देशों के युवाओं को पैसे, जॉब या मैरिज के लालच में आर्मी में शामिल होने के लिए बहला रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि ये जानलेवा जोखिम है और ऐसी किसी ऑफर में न फंसें। यूक्रेन ने दावा किया है कि करीब 1400 से ज्यादा अफ्रीकी नागरिक भी रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। यानी रूस अब अपने सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए दूसरे देशों के लोगों को भी भर्ती कर रहा है। अमेरिकी बाजारों में कल हुई गिरावट के असर से गिफ्ट निफ्टी कल देर रात तक कमजोर बना रहा। आखिरी बार रात लगभग 2:45 पर यह 25,548.50 के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से लगभग 0.18% नीचे था। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि कल विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है, जबकि दिन भर बाजार का मूड कमजोर रहा। इसका मतलब ये है कि अब विदेशी निवेशक अमेरिका से पैसा निकालकर धीरे धीरे भारत में लगा रहे हैं। सरकार ने अगले साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि मार्केट के लिए इसकी प्लानिंग नवंबर से ही शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने बजट के सबसे अहम महीने माने जाते हैं, क्योंकि इसी दौरान मंत्रालयों और इंडस्ट्री से सुझाव लिए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्रेड और इंडस्ट्री को कहा है कि वे अपने सजेशंस भेजना शुरू करें ताकि सरकार तय कर सके कि अगले बजट में किन पॉइंट्स पर फोकस करना है। हर सजेशन लागू नहीं होता, लेकिन सरकार इन्हीं में से कुछ चुनकर बजट बनाती है। ICAI यानी चार्टेड अकाउंटेंट्स की संस्था ने अपने सुझाव भेजने शुरू कर दिए हैं। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स जॉइंट फाइलिंग, FNO की क्लैरिटी और ITR फाइलिंग को आसान बनाने जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोगों से ये भी कहा कि अगर टैक्स रेट्स या टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर कोई सुझाव है तो वो भी भेजें। यानी सरकार खुद संकेत दे रही है कि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव संभव हैं। इंडस्ट्री बॉडीज ने इस बार सरकार से 2 बड़ी मांगे की हैं। पहला, टैक्स नियमों को आसान बनाया जाए क्योंकि अभी सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स को घटाया जाए ताकि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम हो। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इनकम टैक्स की दरों को और घटाया जाए, क्योंकि टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास पर है। अमीर लोगों पर टैक्स का असर कम पड़ता है और गरीब वर्ग को सरकार से सब्सिडी और योजनाओं के जरिए मदद मिलती है। अभी स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति साल में 24 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसे 30% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इंडस्ट्री बॉडी का सुझाव है कि 30% टैक्स सिर्फ उन पर लगे जो साल में 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और खर्च व निवेश दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने सरकार से कहा है कि अगर किसी की इनकम 30 लाख तक है तो उस पर सिर्फ 20% टैक्स लगे, 30 से 50 लाख वालों पर 25% और 50 लाख से ऊपर वालों पर 30%। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी डिफेंस डील की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 जेट इंजन सप्लाई के लिए बड़ा करार किया है। ये इंजन तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों में लगाए जाएंगे, जो भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। इन इंजनों की डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और 2032 तक पूरी हो जाएगी। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ करीब 62,370 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत वायुसेना के लिए 97 तेजस मार्क 1A विमान बनाए जा रहे हैं। तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयर डिफेंस और स्ट्राइक मिशन जैसे मुश्किल ऑपरेशंस को पूरा करने में सक्षम है। ये सौदा भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा और डिफेंस सेक्टर को नई दिशा देगा।
ऑटो सेक्टर से भी बड़ी खबर आई है। टाटा मोटर्स ने अपने लंबे समय से चल रहे डीमर्जर प्रोसेस को पूरा कर लिया है। अब कंपनी 2 अलग-अलग लिस्टेड एंटिटी बन गई है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। दोनों नए शेयर फिलहाल निवेशकों के डीमैट खातों में हैं, लेकिन ट्रेडिंग पर अस्थायी रोक लगी है। उम्मीद है कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस वाले नए शेयरों की लिस्टिंग नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में एनएसई और बीएसई पर शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं सीमेंट सेक्टर की तरफ। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने Q2 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है और उसका EBIT पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा हो गया है। कंपनी को इस तिमाही में 86.4 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जबकि पिछले साल इसी समय उसे 64.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। आय 17.4% बढ़कर 1436 करोड़ रुपए रही और मार्जिन 10% से बढ़कर 18.6% पर पहुंच गया। हालांकि शुक्रवार को स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 128 रुपए पर बंद हुआ। ये अपने साल के निचले स्तर 125 रुपए के करीब ही बना हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर से खबर आई है पूरव बनकारा की, जिसने Q2 में आय में तो बढ़त दर्ज की, लेकिन घाटा भी बढ़ गया। कंपनी का नेट लॉस बढ़कर 41.79 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 16.78 करोड़ रुपए था। आय 30% बढ़कर 644 करोड़ रुपए पर पहुंची, लेकिन खर्चों में भी 34% की बढ़त रही। खासतौर पर सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट लगभग 2 गुनी हो गई, जिससे मुनाफे पर दबाव पड़ा। ईबिट्डा 7% घटकर 104 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन भी 22.7% से गिरकर 16.2% पर आ गया। हालांकि कंपनी की सेल्स में 4% की बढ़त रही और औसत बिक्री दर 8,800 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सितंबर तिमाही में कमजोर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 35% गिरकर 179 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि एक साल पहले ये 291 करोड़ रुपए था। आय में भी गिरावट देखने को मिली है, जो 7.7% घटकर 1338.8 करोड़ रुपए रही। यानी कंपनी के कारोबार में दबाव साफ नजर आ रहा है। ईबिट्डा 23.7% घटकर 406 करोड़ रुपए पर आ गया और मार्जिन 36.7% से गिरकर 30.3% रह गया। हालांकि कंपनी ने शेयरधारकों को राहत देते हुए 3 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट भी तय की जा चुकी है। शेयर मार्केट में SCI का स्टॉक 2.24% की तेजी के साथ 266 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। अब बात करते हैं BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल 3 कंपनियों की, फोर्स मोटर्स, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स और VA टेक वैबैग, जिनके तिमाही नतीजे मजबूत रहे हैं। फोर्स मोटर्स का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 160% उछलकर 350.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले ये 135 करोड़ रुपए था। कंपनी की आय भी 7% बढ़कर 2081 करोड़ रुपए रही और मार्जिन 14.5% से बढ़कर 17.4% हो गया। स्टॉक करीब 2% ऊपर 18,195 रुपए पर बंद हुआ। गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स घाटे से मुनाफे में लौट आई है। कंपनी ने इस तिमाही में 16.3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे 18.2 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी की आय 9.3% बढ़कर 1,083 करोड़ रुपए रही। स्टॉक 0.5% बढ़कर 561 रुपए पर बंद हुआ। VA टेक वैबैग ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 20% बढ़कर 84.8 करोड़ रुपए रहा और आय 19% बढ़कर 834 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा घटकर 89.3 करोड़ रुपए पर आ गया और मार्जिन 13.4% से घटकर 10.7% पर रहा। इसके बावजूद स्टॉक 2% से ज्यादा चढ़कर 1389 रुपए पर बंद हुआ। अब चलते हैं फार्मा सेक्टर की ओर। टोरेंट फार्मा और एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया दोनों ने इस तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। टोरेंट फार्मा का मुनाफा साल दर साल 30% बढ़कर 591 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आय 14% बढ़कर 3,302 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी का एबिट्डा 15% उछलकर 1,083 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 32.8% पर स्थिर रहा। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया का मुनाफा 41% बढ़कर 54.2 करोड़ रुपए रहा, जबकि आय 37% बढ़कर 559 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी का ईबिट्डा भी मजबूत 43.7% की बढ़त के साथ 75.4 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन थोड़ा सुधरकर 13.5% पर पहुंच गया। तेल से अमीर बने खाड़ी देश अब अपनी अगली बड़ी बाजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगा रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर तेजी से तेल से तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं ताकि घटती तेल आय के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को नया इंजन मिल सके।
ये देश माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई, इनविडिया और AMD जैसी अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर और AI चिप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। UAE इस दौड़ में सबसे आगे है। इसके 3 बड़े फंड ADIA, मुबादला और ADQ $1.7 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति मैनेज करते हैं। अबू धाबी की कंपनी G42 में माइक्रोसॉफ्ट ने $1.5 बिलियन का निवेश किया है और इसी के साथ MGX नाम का $100 बिलियन से बड़ा टेक फंड तैयार किया जा रहा है, जिसने OpenAI, XAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों में पैसा लगाया है। सऊदी अरब अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए श्यूमेन नाम की नेशनल AI कंपनी बना रहा है, जो अरबी भाषा में चैट GPT जैसी तकनीक विकसित कर रही है। देश एनवीडिया से 18,000 AI चिप्स खरीद रहा है और 2034 तक 6.6 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने की तैयारी में है। यानी सऊदी का लक्ष्य है कि वो मिडिल ईस्ट का टेक्नोलॉजी हब बने। कतर ने AI+X स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस और गवर्नेंस जैसे हर सेक्टर में AI का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। QI ने एंथ्रोपिक, डेटाब्रिक्स और XAI जैसी ग्लोबल कंपनियों में निवेश किया है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की है, क्योंकि रेगिस्तान में डेटा सेंटर चलाना महंगा और रिसोर्स इंटेंसिव है। असली टेस्ट अब पैसे का नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन का है। HSBC ने भारतीय शेयर बाजार पर अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी लंबी चलने वाली है। ब्रोकरेज का मानना है कि वैल्यूएशन को लेकर चिंता के बावजूद भारत उभरते बाजारों में सबसे बड़े मौके के रूप में उभर रहा है। HSBC ने सेंसेक्स का 2026 के अंत तक 94,000 का टारगेट दिया है और कहा है कि भारतीय बाजार अब सिर्फ AI ट्रेड नहीं बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ने वाला गेम बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में भारत ने एशिया के मुकाबले करीब 30% कम प्रदर्शन किया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। HSBC का कहना है कि सबसे बुरा वक्त बीत चुका है और विदेशी निवेशक जल्द ही भारतीय इक्विटी में वापस कर सकते हैं। HSBC के अनुसार अब भारत का वैल्यूएशन पहले से आकर्षक हो गया है। हाल ही की गिरावट के बाद भारतीय शेयर अन्य एशिया के बाजारों के मुकाबले बेहतर वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात बिहार सरकार के बड़े फैसले की। राज्य ने 2400 मेगावाट के भागलपुर पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी पावर लिमिटेड को दिया है। कंपनी ने सबसे कम दर यानी 6.075 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने की पेशकश की थी। इसमें टोरेंट पावर और JSW एनर्जी जैसी कंपनियां भी शामिल थी। अडानी पावर इस प्रोजेक्ट में करीब 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है, जिससे बिहार में रोजगार और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दोनों बढ़ेंगे। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी थी। दिलचस्प बात यह है कि हाल में मध्य प्रदेश में हुई बिडिंग की दर इससे ज्यादा थी, इसलिए बिहार सरकार इसे बेहद प्रतिस्पर्धी टैरिफ बता रही है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में वेल्सपन एंटरप्राइजेस को मुंबई के पांजरापुर में 910 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का 3,145 करोड़ रुपए का बड़ा ठेका मिला है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल वाटर टेक्नोलॉजी लीडर वियोलिया के साथ साझेदारी की है। इसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 16,330 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वेल्सपन ने पिछले 5 सालों में 631% का शानदार रिटर्न दिया है, जो इसके मजबूत प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की झलक दिखाता है। NTPC ग्रीन एनर्जी अब 11 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है, जिसके लिए कंपनी 10 साल की अवधि वाले NCDs जारी करेगी। इन पर 7.01% की फिक्स्ड ब्याज दर तय की गई है। जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी में विस्तार के लिए करेगी, जिससे देश के नेट जीरो टारगेट को गति मिलेगी। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर में अपने पोर्टफोलियो में कई बदलाव किए हैं। फंड ने इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉर्पोरेशन, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई या पूरी तरह बेच दी है। दूसरी तरफ नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और पॉली मेडिक्योर में निवेश बढ़ाया गया है। अक्टूबर में स्मॉल कैप फंड के पास कुल 93 कंपनियों के शेयर थे, जबकि सितंबर में ये संख्या 95 थी। फंड ने जिन 84 कंपनियों में पहले से निवेश किया था, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, बलरामपुर चीनी मिल्स, ग्लैंड फार्मा, LIC, ONGC, RIL और जाइडस वेलनेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है और आने वाले समय में AI, ड्रोन और स्मार्ट फ्लाइट सिस्टम जैसी तकनीकें इस सेक्टर में क्रांति लाने वाली हैं। मतलब अब भारत के पास न सिर्फ अपने हथियार होंगे, बल्कि उन्हें बनाने की तकनीक भी पूरी तरह देश में ही होगी। पारस डिफेंस देश की उन कुछ कंपनियों में है जो एयरक्राफ्ट और स्पेस मिशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तैयार करती है। ये कंपनी सारस MK2 जैसे स्वदेशी विमान के लिए ऑटो पायलट सिस्टम और ग्लास कॉकपिट बना रही है। DRDO, इसरो, हाल और टाटा ग्रुप इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी ने तिमाही में 930 करोड़ रुपए की इनकम दर्ज की है और मेक इन इंडिया मिशन के तहत ड्रोन और निगरानी सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भारत में ही बना रही है। शेयर फिलहाल 677 रुपए पर है और कंपनी का मार्केट कैप 5,453 करोड़ रुपए है।
आज़ाद इंजीनियरिंग अब बोइंग और एयरबस जैसी ग्लोबल कंपनियों को भी पार्ट सप्लाई कर रही है। कंपनी के पास करीब 60 अरब रुपए का ऑर्डर बुक है, जिससे अगले 5 से 6 साल तक लगातार मजबूत कमाई की उम्मीद है। आज़ाद 8 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रही है ताकि हाईटेक एरोस्पेस पार्ट्स भारत में ही बन सके। इसका शेयर 1611 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैप 10,421 करोड़ रुपए है। एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, जो फ्रांस की एक्सप्लियो ग्रुप की भारतीय यूनिट है, अब डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में डिजाइन और टेस्टिंग सर्विस दे रही है। एयरबस और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां भारत में डिफेंस प्रोजेक्ट्स शिफ्ट कर रही हैं। अब बात जीएमएम फाउडलर की, जिसने सितंबर तिमाही में 290% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, फिर भी शेयर 9% गिर गया। कंपनी का रेवेन्यू 13.5% बढ़कर 902 करोड़ रुपए हुआ और नेट प्रॉफिट 39 करोड़ रुपए पहुंचा। लेकिन शेयर इसलिए गिरा क्योंकि निवेशकों ने पहले से ही अच्छे नतीजों की उम्मीद में खरीदारी कर ली थी और अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। साथ ही कंपनी प्रबंधन ने ग्लोबल केमिकल मार्केट में सुस्ती की चेतावनी दी, जिससे सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर हुआ। ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज ने 2 बड़े स्टॉक्स महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा पर भरोसा जताया है। इनक्रेड का कहना है कि दोनों में 17% तक का रिटर्न मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को ट्रैक्टर डिमांड और ऑटो पीएलआई स्कीम से फायदा हो रहा है, जबकि सन फार्मा अपने इनोवेटिव मेडिसिन पाइपलाइन की वजह से ग्रोथ दिखा रही है। महिंद्रा का वित्तीय वर्ष 2026 ट्रैक्टर ग्रोथ आउटलुक 10 से 12% तक बढ़ाया गया है और सन फार्मा के नए प्रोडक्ट्स 2027 तक 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू ला सकते हैं।